हेलो फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हैं यूरोपीय संघ की। आखिरकार में यूरोपीय संघ क्या था, इस शब्द के बारे में अपन जानेंगे कि ये शब्द कहाँ से उठकर कहाँ आया और इसकी परिभाषा क्या है। आपको मैं बता दूं कि जो आपकी पॉलिटिकल साइंस है यानी क्लास 12 का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और क्लास 12 में पॉलिटिकल साइंस की 2 बुक चल रही हैं और जो फर्स्ट वाली बुक है उसका ये चैप्टर है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र और उसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है यूरोपीय संघ। तो इस जो ये यूरोपीय संघ है इसको पूरी तरीके से जानेंगे तो आपका सिर्फ ये काम है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके शब्द के जो अर्थ है ना उसको देखेंगे। तो सबसे पहले जो यूरोपीय है ना उसका अर्थ देख लेते हैं अपन। यूरोपीय क्या है, इसका सबसे पहले अपन संधि विच्छेद करेंगे, क्योंकि कोई भी शब्द यदि समझ में नहीं आता है तो उसका जब अपन संधि विच्छेद कर लेते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें अपन को क्लियर हो जाती हैं। तो शुरू करते हैं। यूरोपीय का होगा यूरोप प्लस ई, ठीक है। ठीक है, तो यूरोप है ना, यूरोप एक महाद्वीप है, हम सबको पता है एक महाद्वीप है। और जो आपके सामने ये दिख रहा है ये है ना, जो हिंदी में आप प्रत्यय बोल सकते हैं इसको। अपन ने सब ने पढ़ा होगा कि हिंदी में प्रत्यय है जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसका नाम परिवर्तन कर देते हैं, जैसे भारतीय। भारतीय है, इसका मूल शब्द क्या है, भारत, ठीक है, भारत। और इसके जो ये प्रत्यय है ना ये जुड़ गया इसके, तो भारतीय हो गया। तो इस प्रकार ये प्रत्यय है और इसमें एक शब्द और दे रखा है ये संघ, ठीक है। संघ का मतलब आप समूह बोल सकते हो, आप संगठन भी बोल सकते हो। यानी इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि जो यूरोप महाद्वीप था उसमें जो देश थे वो देश अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, अपनी स्थिति को बेहतर करने के लिए साथ मिल गए और संगठन का निर्माण कर लिया, जिसे यूरोपीय संघ के नाम से अपन जानते हैं। अब अपन ये देखेंगे कि इन्होंने संगठन क्यों बनाया। और मैं आपको बता दूं कि यूरोप बहुत बड़ा एक महाद्वीप है, लेकिन क्या यूरोप में एक ही संगठन बना था? नहीं, यूरोप जो महाद्वीप है उसमें कोई एक संगठन नहीं बना था। जैसे आप भारत में देखोगे, भारत में बहुत सारे दल बने हुए हैं। जैसे आप भीमसेना देखोगे, आरएसएस चल रहा है संगठन, भीम आर्मी देख लो, ठीक है। और भी संगठन है जैसे बजरंग दल, करणी सेना, तो बहुत सारे दल चल रहे हैं ना। तो अपन के देश में बहुत सारे जो संगठन है वो चल रहे हैं। तो उसी प्रकार यूरोप में भी कोई एक संगठन नहीं चल रहा था, ठीक है, क्योंकि सभी के विचार अलग अलग होते हैं। किसी के विचार अलग होते हैं, किसी के विचार अलग होते हैं। तो जैसे ये यूरोप है, यूरोप महाद्वीप है ये, ठीक है, पूरा का पूरा आप यूरोप है, ठीक है। इसका जो ये हिस्सा है ये उत्तरी हिस्सा है, ये दक्षिणी हिस्सा है, ठीक है। उत्तरी लिख देता हूँ मैं, उत्तरी हिस्सा, ठीक है। ये दक्षिणी हिस्सा है और ये आप देखोगे तो पूर्वी हिस्सा, ठीक है। और ये पश्चिमी हिस्सा है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर जो देश बसे हुए थे, यानी यूरोप के जो पश्चिमी देश थे, अमेरिका ने इन देशों को मिलाकर एक संगठन का निर्माण किया गया था और उस संगठन का नाम है नाटो, ठीक है। इसको इंग्लिश में आप इस प्रकार लिख सकते हो, नाटो। नाटो का मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसका निर्माण आप लिख सकते हो 4 अप्रैल 1949 को इसका निर्माण किया गया था। अमेरिका द्वारा इसका निर्माण किया गया था पश्चिमी देशों को मिलाकर। दूसरी ओर आप देखोगे ये जो पूर्वी यूरोपीय देश है
इनको मिलाकर जो सोवियत संघ था, सोवियत संघ ने एक संगठन का निर्माण किया था, वार्सा संगठन। ठीक है, वार्सा संगठन है, उसका निर्माण किया था। और वो कब किया था? 1955 में इसका निर्माण किया था। तो इस प्रकार आप देखोगे कि यूरोप में कोई एक संगठन, एक संघ का निर्माण नहीं हुआ था, बहुत सारे संघ चल रहे थे और अलग अलग पार्टियां इन पर लगाम कसी हुई थी। जैसे उस समय बहुत महाशक्तियाँ दो थी। 1945 के बाद में आप देखोगे महाशक्तियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। यह हमने शीत युद्ध में पढ़ा था। मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने खोलकर इन चीज़ों को पूरी तरीके से समझा रखा है। तो ये अलग अलग संगठन इसलिए बन रहे थे क्योंकि यहाँ पर सोवियत संघ का इन पर नियंत्रण था, क्योंकि जो सोवियत संघ था वो साम्यवादी विचारधारा का समर्थन करता था और जो ये देश थे वो साम्यवादी विचारधारा को मानते थे, इसलिए सोवियत संघ की तरफ ये थे। ठीक है, इधर आप देखोगे नाटो, यहाँ के जो देश थे वो पूंजीवादी विचारधारा में विश्वास करते थे, इसलिए अमेरिका भी पूंजीवादी विचारधारा में विश्वास करता है। दोनों की विचारधारा मिलने पर यहाँ पर भी संगठन का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार मैंने छोटा सा बताया है कि इस प्रकार ये जो संगठन बन रहे हैं इनको ही मिलाकर अपन यूरोपीय संघ के नाम से जानते हैं। लेकिन ये सारे भाई क्यों बन रहे थे? इतने सारे संगठन आखिरकार में क्यों बने? ये जो दो शब्द है ना, ये बहुत ही अपन को है ना जिंदगी में काफ़ी कुछ सिखा जाते हैं। दो शब्द, क्या और क्यों। ठीक है, यदि आप इन शब्दों को सही तरीके से यूज करें तो आपके जो माइंड में जो डाउट चल रहे होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, आप इसका यूज करोगे यहाँ पर कि आखिरकार में यूरोपीय संघ का निर्माण क्यों हुआ। आ गया ना, क्यों हुआ? यूरोपीय संघ का निर्माण आखिरकार में क्यों हुआ, क्या कारण थे? क्योंकि ये जो शब्द है ना वो कारण को इंगित करता है, कारण के बारे में बताता है हमें कि क्या कारण रहे होंगे यूरोपीय संघ के। दूसरी ओर ये शब्द भी बहुत अच्छी तरीके से काम करता है कि यूरोपीय संघ क्या था, उसकी डेफिनेशन, यह परिभाषा बताता है, यह परिभाषा को इंगित करता है। तो इस प्रकार हम किसी भी पॉइंट पर अपन ये दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं और उनके रिलेवेंट बहुत सारी चीज़ें अपन के माइंड में आती है और उनका सॉल्यूशन भी अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रामबाण शस्त्र हैं, रामबाण यंत्र है हमारे पास में, क्या और क्यों। तो इस क्यों का मतलब ही जानेंगे कि यूरोपीय संघ का निर्माण क्यों किया गया था, कारण देखेंगे, आपके सामने लिखे हुए हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कारण शुरू करेंगे। कारण ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त ही हुआ था। आपके सामने लिखा हुआ है द्वितीय विश्व युद्ध, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आपने पढ़ा होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध। और आपने पढ़ा होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध सितंबर 1939 को शुरू हुआ था, यानी सितंबर 1939 को ये जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो शुरू हुआ था। और आप यहाँ पर देखोगे कि सितंबर 1945 को समाप्त हुआ था, यानी द्वितीय विश्व युद्ध सितंबर 1945 को समाप्त हो गया था। तो यही कारण बना यूरोपीय संघ का। अब अपन यहाँ पर ये लगा सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध ही यूरोपीय संघ का कारण क्यों बना, निर्माण के कारण, यानी
द्वितीय विश्व युद्ध ही यूरोपीय संघ के निर्माण का कारण क्यों बना? तो यहां पर क्लियर करेंगे अपन कि जो यूरोपीय देश थे, अधिक मात्रा में यूरोपीय देश ही द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित हुए थे। जी हाँ, सम्मिलित हो गए यूरोपीय देश। जब युद्ध खत्म हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध, उस युद्ध की हानि इन यूरोपीय देशों को ज़्यादा उठानी पड़ी थी। जो महाशक्तियाँ थी उनको इस युद्ध में हानि नहीं उठानी पड़ी। जैसे ये युद्ध आप देखोगे कि मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र के बीच में लड़ा गया था। ये युद्ध मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र के बीच में लड़ा गया था। आप देखोगे मित्र राष्ट्र में महाशक्ति आती थी संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस। ये राष्ट्र एक और थे, यानी एक तरफ थे, और दूसरी ओर दूरी राष्ट्र में 3 राष्ट्र आते हैं, जर्मनी, जापान और इटली। इन दोनों गुटों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में इनके अलावा यूरोपीय देश अधिक शामिल थे। और इस युद्ध में आप देखोगे कि जो यूरोपीय देश थे उनकी अधिक हानि हुई। आप देखोगे कि यहाँ पर आप देखोगे कि इस युद्ध में क्या हुआ कि यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई। अर्थव्यवस्था में आप देखोगे उद्योग धंधे, यानी जो उद्योग धंधे थे वो समाप्त हो गए। अब उद्योग धंधों से तो हमें पैसे मिलते हैं, वो अर्थव्यवस्था भी यूरोपीय देशों की समाप्त हो गई। मान्यताएं समाप्त हो गई और व्यवस्थाएं समाप्त हो गई। जिन मान्यताओं और व्यवस्थाओं के आधार पर यूरोप का ढांचा खड़ा हुआ था, यानी जो ढांचा चल रहा था यूरोप का, वो यहाँ पर इस युद्ध के बाद समाप्त हो गया, क्योंकि पैसों की किल्लत यहाँ पर देखी गई। और इनके कारण ही अर्थव्यवस्था, मान्यता, व्यवस्था सारी की सारी यहाँ पर समाप्त हो गई इस द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन और उठता है। क्वेश्चन उठेंगे माइंड में, यदि आप उठाओगे, चीज़ों को क्लियर करोगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। यूरोपीय देशों की यहाँ पर हानि हुई बहुत ज़्यादा, ठीक है। अपन की बात क्लियर हो गई कि जो यूरोपीय देश हैं उनकी अधिक हानि हुई। तो इसमें जो महाशक्तियाँ थी उनका क्या हाल हुआ? इसमें आप देखोगे कि जर्मनी, जापान और इटली वो तो हार ही चुके थे। जापान पर तो आप देखोगे कि परमाणु बम से हमला भी किया गया था। जब जापान पर परमाणु बम से हमला किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 9 अगस्त 1945 को, तो वहाँ पर बहुत बुरी हानि हो चुकी थी और जापान को बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा था और उसने आत्मसमर्पण कर दिया था और ये युद्ध वहीं समाप्त हो गया था। इसमें आप देखोगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ को बहुत कम हानि उठानी पड़ी थी। इसका कारण दो चार कारण माने जा सकते हैं। पहला कारण तो यह था कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका था, उस संयुक्त राज्य अमेरिका की जो भूमि थी उसके दूर जाकर ये युद्ध हुआ था, ठीक है। दूसरा ये हुआ कि ये 2 महाशक्तियाँ थी, इनके पास में पूंजी अधिक थी। इसीलिए क्या हुआ कि जब ये जो यूरोपीय देश थे, इन यूरोपीय देशों के पास पैसों की कमी हुई और खाने पीने की चीज़ों की कमी आई। इसीलिए अमेरिका ने इनकी सहायता की और जब सहायता की तो पैसे भी लिए। बाद में जाकर जब इनकी स्थिति अच्छी हो गई तब इनके पास संयुक्त राज्य अमेरिका ने वसूल किए और जो सोवियत संघ था उसने जिन देशों की सहायता की थी उन देशों के पास भी उसने भी पैसे वसूल किए। तो इस प्रकार ये देश तो गरीब हो गए और वो देश अमीर होते चले गए। और आप देखोगे कि 1945 के बाद में
विश्व की दो महाशक्तियां उभरी, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है, आगे आप देखोगे कि जब हानि हुई इन देशों की, यानी यूरोपीय देशों की हानि बुरी तरीके से हो गई और ये गरीब राष्ट्र हो गए, तो अब यहाँ के जो नेता थे, 1945 के बाद की बात है ये, यहाँ के जो नेता थे उनके सामने यूरोप की यूरोप के दो सवाल सामने आए। आपके सामने लिखा हुआ है कि यूरोपीय नेताओं के सामने यूरोप के दो बड़े सवाल सामने आए। इस लाइन का कहने का मतलब ये है कि जो 1945 के बाद में जो यूरोपीय देशों के साथ हुआ, यूरोपीय देश गरीब हो गए और उसके बाद वहाँ के जो नेता थे उनके सामने दो सवाल उभर कर आए कि यानी यूरोप के दो सवाल उभर कर आए गरीबी को लेकर। और वो दो सवाल कौन कौन से थे देख लो। पहला सवाल, क्या यूरोप को अपनी पुरानी दुश्मनियों को फिर से शुरू करना चाहिए। ये लाइन ये बोल रही है कि क्या जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है उसमें यूरोपीय देशों का बुरा किया है जिन देशों ने, क्या आगे चलकर उन दुश्मनियों को वापस से रिपीट करना चाहिए, वापस से शुरू करना चाहिए या बदला लेना चाहिए, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये है, दो सवाल आए थे, ये नेता थे ना, उनके सामने दो सवाल उभर कर आए थे। पहला सवाल ये हो ही गया। दूसरा सवाल ये है कि क्या यूरोप को नए सिद्धांतों और संस्थाओं के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध अच्छे बनाने चाहिए। ये यहाँ पर ये बोल रहा है कि क्या यूरोप के जो नए सिद्धांत अपनाए गए हैं, क्योंकि इस युद्ध में मान्यताएं और व्यवस्थाएं तो समाप्त हो गई, उसके बाद में नए सिद्धांत बनाए गए और ये जो नए सिद्धांत अपनाए गए हैं, जो संस्था चल रही हैं, उनके आधार पर क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो देश है उनसे अच्छे संबंध बनाने चाहिए। तो ये दोनों सवाल ये बोल रहे हैं। एक सवाल ये बोल रहा है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध में जो जिन देशों ने यूरोपीय देशों का बुरा किया है और यूरोपीय देशों के जो कट्टर हैं उनके साथ में दुश्मनी को वापस से शुरू किया जाए। दूसरी ओर ये बोल रहा है कि उनके साथ अच्छे संबंध बनाए जाए। क्या किया जाए, ये संकट यूरोपीय नेताओं के सामने आ खड़ा हुआ और अब ये सारे संकट आकर खड़े हो गए। यूरोपीय देश गरीब हो गए। अब गरीब हो गए तो यूरोपीय देशों की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए उनकी कोई हेल्प भी तो करने वाला होना चाहिए। अब यूरोप के जो नेता हैं वो यूरोप की स्थिति को सुदृढ़ करने में लग गए। अब आप देखोगे कि गरीब की कोई भी सहायता करना नहीं चाहता। इन्होंने क्या किया, यूरोपीय देशों ने उस समय जो महाशक्तियाँ थी अमेरिका और सोवियत संघ, उनसे मदद मांगी। यही था कि मैंने पहले समझा दिया है कि यूरोप के जो पश्चिमी देश हैं उनकी सहायता तो अमेरिका ने की और यूरोप के जो पूर्वी देश हैं उनकी सहायता सोवियत संघ ने की। तो इस प्रकार इनकी सहायता की गई और इसी प्रकार यूरोप के संगठनों का निर्माण होता चला गया। इसके पश्चात फ्रेंड्स और कुछ और जान लेते हैं इसमें कि आखिरकार में यूरोप की स्थिति सुधरने लगी, क्योंकि 1945 का जो युद्ध था यानी द्वितीय विश्व युद्ध सितंबर 1939 से 1945 के बीच में चला था और इस युद्ध में यूरोप के देशों की हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी और इस हालत को सुधारने के लिए उनके पास में एक ही जरिया था कि जो 1945 के बाद में जो महाशक्तियाँ बची थी उनसे सहायता ले। यही यूरोप के पास में एकमात्र विकल्प बचा हुआ था और इस विकल्प को पूरा
अमेरिका और सोवियत संघ ने किया। इन दोनों ने यूरोप के देशों की बहुत सहायता की। उसका जिक्र अपन यहाँ पर करने वाले हैं कि यूरोप की जो अर्थव्यवस्था थी, यूरोप की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में सबसे ज़्यादा योगदान अमेरिका का था। सबसे ज़्यादा यानी सबसे अधिक योगदान अमेरिका का रहा। दोबारा से सुन लो, यूरोप के देशों की, यानी इसमें देश आ जाएंगे, ये महाद्वीप है वैसे तो एक, ठीक है, यानी यूरोप में जितने भी देश आते थे उनकी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में अमेरिका ने सबसे ज़्यादा भूमिका निभाई। यूरोप के जो पश्चिमी देश थे उनकी जो अर्थव्यवस्था थी उसको सबसे ज़्यादा सुदृढ़ करने में अमेरिका का महत्वपूर्ण योगदान रहा। यानी ये जो अमेरिका था, पश्चिमी देश यानी यूरोप के जो पश्चिमी देश आते हैं उनकी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में अमेरिका का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। और इस योजना को किस नाम से जानते हैं? इस योजना को मार्शल योजना के नाम से जानते हैं। मार्शल योजना क्या थी कि जिस योजना के द्वारा अमेरिका ने यूरोप के पश्चिमी देश व अन्य देशों की सहायता की, उनकी अर्थव्यवस्था को सुधारने में महत्वपूर्ण रोल अदा किया, उसे ही मार्शल योजना के नाम से जानते हैं। अमेरिका इसी योजना के द्वारा पश्चिमी देशों की सहायता करता था। पश्चिमी यूरोपीय देशों की सहायता अमेरिका पूरी तरीके से कर पाता था। आगे आप देखोगे कि जो यूरोपीय संघ है उसमें बहुत सारे संगठन बने। अमेरिका पश्चिमी यूरोपीय देशों की सहायता इसीलिए कर पाया क्योंकि उसने बहुत सारे संगठनों का निर्माण कर लिया था और इन संगठनों के द्वारा ही यूरोप की जो अर्थव्यवस्था थी वो सुदृढ़ होने लगी। तो इन संगठनों को एक बार देखना, यानी इन संगठनों को एक बार नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि यूरोपीय जो संघ है उसमें बहुत सारे संगठन थे और इन संगठनों की अपन स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो संगठन है हमारे पास में वो हमारे सामने है नाटो। एक बार और सुन लो, नाटो एक संगठन का नाम है और इसकी जो इंग्लिश है वो भी इस प्रकार है। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस एन का मतलब ये होता है नॉर्थ, ठीक है। इसका मतलब होता है अटलांटिक। इसका मतलब होता है ट्रीटी, TREATY, ट्रीटी। और इसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ का मतलब उत्तर, अटलांटिक का मतलब अटलांटिक, ट्रीटी का मतलब होता है संधि, ठीक है। और आप देखोगे ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठन। इस प्रकार ये हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ठीक है। यानी नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन था, ठीक है। इसका निर्माण अमेरिका ने किया था। अमेरिका ने 4 अप्रैल 1949 को, अमेरिका ने 4 अप्रैल 1949 को इसका निर्माण किया था वाशिंगटन में। वाशिंगटन कहाँ है? अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन, ठीक है। तो अमेरिका ने इसमें वाशिंगटन में इसका निर्माण किया था। और ये निर्माण किन देशों को मिलाकर किया गया था? मैंने पहले ही बता दिया है कि अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप की ज़्यादा सहायता की थी, इसलिए इस संगठन का निर्माण उसने पश्चिमी यूरोप के देशों को मिलाकर इस नाटो का
निर्माण किया था। ठीक है, एक बार और सुन लो, स्पष्ट तरीके से बता रहा हूँ। नाटो का एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, इसका निर्माण अमेरिका ने 4 अप्रैल 1949 को स्थान है वाशिंगटन। और इसमें कौन कौन से देश शामिल थे आप देखोगे, पश्चिमी यूरोपीय देशों को मिलाकर इस नाटो संगठन का निर्माण अमेरिका ने किया था। अब इसके उद्देश्य भी जान लो कि आखिरकार नाटो संगठन का निर्माण क्यों किया गया था। तो इसका उद्देश्य सीधा सीधा ये है कि अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देश, इनको यानी अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देश यानी यूरोप का जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर जो राष्ट्र बसे हुए हैं, उन राष्ट्रों की सुरक्षा और अमेरिका की सुरक्षा, इन दोनों की सुरक्षा करने के लिए इस संगठन का निर्माण किया गया था। लेकिन बात ये आती है, कि आखिरकार अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों को किसका भय था, यही बात आ रही है ना। तो भय ये था कि जो सोवियत संघ था, दूसरी ओर जो महाशक्ति थी सोवियत संघ, और पूर्वी यूरोपीय देशों के आक्रमण से बचाने के लिए इस नाटो संगठन का निर्माण किया गया था। उद्देश्य एक बारी और सुन लो कि नाटो संगठन का निर्माण इसलिए किया गया था क्योंकि अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों को, दूसरी ओर जो महाशक्ति थी सोवियत संघ और पूर्वी यूरोपीय देशों के आक्रमण से बचने के लिए इस संगठन का निर्माण किया गया था। यानी सामूहिक सुरक्षा, इसमें विशेष इंतजाम किया गया था। आप दूसरा संगठन देखोगे यहाँ पर, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, यानी ये यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, ये भी अमेरिका द्वारा निर्माण किया गया था मार्शल योजना के तहत। ठीक है, इसका निर्माण कब किया गया था, तो ये डेट लिख रखी है मैंने 1948 को। यानी 1948 को यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन का निर्माण 1948 में किया गया था। पश्चिमी यूरोप की व्यापार प्लस आर्थिक मदद, यानी जो पश्चिमी यूरोपीय जो देश हैं उनके बीच में व्यापार और आर्थिक मदद के लिए अमेरिका ने इसका निर्माण किया था। यानी 1948 को पश्चिमी यूरोपीय देशों के बीच में व्यापार और आर्थिक मदद के लिए अमेरिका ने यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन का निर्माण किया था। जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, यानी आर्थिक क्षेत्र में सहयोग करने के लिए, मदद करने के लिए इस संगठन का निर्माण किया था। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, तीसरी बात आप देखोगे यहाँ पर कि यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना 1957 को की गई थी। ठीक है, 1957 को यूरोपियन इकोनॉमिक यानी यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना 1957 को की गई थी। यह भी यूरोपीय देशों के लिए ही की गई थी। इसके बाद फ्रेंड्स अब अपन ये देखेंगे कि जो यूरोपीय संघ है उसमें कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं। ठीक है, कुछ पुराने हैं, कुछ नए सदस्य हैं, वो देखेंगे। ठीक है, कौन कौन से देश सदस्य हैं इसके। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पुराने सदस्य देखेंगे कि कौन कौन से पुराने सदस्य हैं। पहला है फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड इसका सदस्य है। ठीक है, दूसरा स्वीडन, तीसरा है डेनमार्क, चौथा है नीदरलैंड, पांचवा है जर्मनी,
छठा आप देखोगे ऑस्ट्रिया, सातवां आप देखोगे बेल्जियम, आठवां आप देखोगे लग्जमबर्ग, नौवां आप देखोगे फ्रांस, 10वां इटली, 11वां स्पेन, 12वां पुर्तगाल और 13वां आयरलैंड। यदि आप कमेंट करके बोलोगे कि इनकी ट्रिक बनाओ, वो ट्रिक भी मैं बना दूंगा। वैसे पहले याद करने की कोशिश करो, यदि आपसे याद नहीं होता है ऐसे तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर बोल देना कि हमें इसकी ट्रिक चाहिए, तो मैं ट्रिक बना कर दे दूंगा। ठीक है, तो दोबारा से रिपीट और कर देते हैं। पहला फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, नीदरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, आयरलैंड। ये जो संघ था इसके पुराने सदस्य हैं, यानी पुराने सदस्य ये सारे के सारे यूरोपीय संघ के हैं। अब अपन नए सदस्य देखते हैं। नए सदस्य कौन कौन से हैं? पहला है एस्टोनिया, लताविया, तीसरा है लिथुआनिया, चौथा है पोलैंड, पांचवा है स्लोवाकिया, छठा है चेक रिपब्लिक, आगे है हंगरी, यह भी यूरोप में ही पड़ता है। इसके बाद में आप देखोगे रोमानिया और लास्ट आपका आ जाता है क्रोएशिया। ठीक है, दोबारा से एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं। पहला है आपका एस्टोनिया, दूसरा है लताविया, तीसरा है लिथुआनिया, चौथा है पोलैंड, पांचवा है स्लोवाकिया, छठा है चेक रिपब्लिक और इसके बाद में हंगरी, रोमानिया, क्रोएशिया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने इतना कुछ देखा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हो, बहुत सारी वीडियो पहले भी डाल रखी हैं, उनको भी देख सकते हो। क्लास 12 से संबंधित बहुत सारी वीडियो डाल रखी है और आगे जो वीडियो आने वाली हैं उन तक आप पहुंचना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। घंटी को दबाना न भूले, उसमें 3 ऑप्शन खुलेंगे, ऊपर वाला जो ऑप्शन है उसको क्लिक कर देना ताकि हमारे जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता को जय। आप सभी को जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।